नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की आरएएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ सवाल देखेंगे। एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कुछ करंट अफेयर्स को देखें। आपके आरएएस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि करंट अफेयर्स के काफी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा शहर है जो चर्चा में रहा है या कोई ऐसा सूचकांक है जो चर्चा में रहा है, तो इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं के लाइंस पे हमने ये सवाल बनाया है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक विशेष तोहफा लेके आया हूं। देख लेते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृष्टि आईएएस आपके लिए लेके आया है स्पेशल डिस्काउंट। यहाँ पे आपको 24 से लेकर के 26 जनवरी तक आपके लिए ये ऑफर वैलिड होगा। 40% तक की छूट मिलेगी आपको ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्सेज टेस्ट सीरीज पर, और 25% की छूट मिलेगी आपको बुक्स पर। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे भी आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो सवाल है कि राजस्थान के किस आर्द्रभूमि शहर को वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन के तहत मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है उदयपुर आपका सही उत्तर होगा। अभी हाल में राजस्थान में जो वेटलैंड्स हैं उनको काफी महत्व दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के अंतर्गत नामित करने की भी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस बार वेटलैंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। उदयपुर को इंदौर और भोपाल के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज द्वारा वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के लिए नामांकित किया गया। यह शहर अपनी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों जैसे फतेह सागर, रंग सागर और अन्य कई जो यहाँ पे झील हैं उनकी वजह से काफी फेमस है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कौन सा शहर है? उदयपुर। उदयपुर के साथ साथ इंदौर और भोपाल को भी यहाँ नामित किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने जनवरी 2024 में आर्द्र भूमि के संदर्भ में कौन सा नया कदम उठाया है? जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में अभी जो आपके वेटलैंड्स हैं उनको लेकर के काफी कदम उठाए गए हैं। उनमें से यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रामसर साइट्स जो होती है, रामसर स्थल के रूप में परिवर्तित करना है। जो भी राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा वेटलैंड है उनको रामसर साइट्स बनाने की बात की जा रही है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। और यहाँ पे कुछ विशेष 5 वेटलैंड्स को यूं कहें कि स्पेशल फोकस दिया गया है। उनमें से तांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारी कोशिश रहेगी कि इनको रामसर साइट्स में एक स्थान मिले। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान की चिरंजीवी जीवन स्वास्थ्य योजना किस केंद्रीय योजना के साथ एकीकृत की जाएगी? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम GDISHA। ओके, सो अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ बोला जा रहा है चिरंजीवी जीवन, तो आपको पता है आयुष्मान भारत जो योजना है वो भी इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, और चिरंजीवी जीवन भी उसी लाइंस पे बनाई गई है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। राजस्थान की चिरंजीवी जीवन स्वास्थ्य योजना को केंद्रीय आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे राज्य के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त लाभ मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा। आपको पता है कि अभी सरकार ने ये भी घोषणा की है जो भी 75 वर्ष से अधिक के नागरिक हैं उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, एक फैमिली में। अब मान लीजिए अगर एक फैमिली में 3 लोग हैं तो भी एक फैमिली को 5 लाख ही मिलेंगे, और 5 लाख जो है 3 लोगों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की। ठीक है। बाकी अगर हम लोग आयुष्मान भारत की बात करें तो आपको पता होगा कि एक फैमिली, एक हाउस होल्ड के लिए ऑलरेडी 5 लाख रुपए के बीमा की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 1974 करोड़। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। नाबार्ड के द्वारा राजस्थान के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रूरल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूं कहें कि सुदृढ़ करने के लिए या बनाने के लिए नाबार्ड के द्वारा 1974 रुपए की राशि यहाँ दी गई है। नाबार्ड ने राजस्थान के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1974 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जिसमें जल आपूर्ति, सड़क निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल है। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए पढ़ इसलिए देता हूं कि अगर बार बार सेम सेंटेंस हम लोग रिपीट करते हैं तो वो उसको याद रखने की टेंडेंसी हमारे लिए थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान सरकार ने पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों को सुधारने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? स्वच्छ भारत मिशन, ये आपको पता है, ये स्वच्छता से रिलेटेड है। दूसरा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ये आपके रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, नदियों को बचाने के लिए। ठीक है। तीसरा है पारंपरिक टैंक के लिए टाका, और दूसरा अगला है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए तो आप इसको छोड़ दीजिए। तीसरा यहाँ पे है पारंपरिक टैंक के लिए टाका। अब सीधी सी बात है, यहाँ बोल रहा पारंपरिक जल संचरण के लिए या संचयन के लिए कौन सी आपको योजना यहाँ पे लाई गई है? तो राजस्थान में पहले से आपको पता होगा कि टाकों की व्यवस्था, वेस्टर्न राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में टाके होते हैं। टाके क्या होते हैं कि अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाया जाता है।
ठीक है, और उसके लिए जो पानी डायरेक्ट आएगा आपकी छतों से डायरेक्ट पाइप कनेक्ट किया जाता है टांके में, तो वो पानी जो है टांके में इकट्ठा हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है, पारंपरिक टैंक के लिए टांका। ठीक है, राजस्थान सरकार ने पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों जैसे टांका को मनरेगा के तहत पुनर्निर्मित किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और मनरेगा के तहत क्यों किया गया है, आपको पता है मनरेगा क्या है? मनरेगा आपके रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम, ठीक है, जहां पे आप जो है अनस्किल्ड वर्कर्स को काम देते हैं। ठीक है, तो ये बात है आपकी मनरेगा के बारे में। अगला देख लेते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत आर्द्र भूमि प्रबंधन से संबंधित योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बार बार हम लोग सेम ही चीज के बारे में बात करें, उसका सीधा सा रीजन है, इस बार वेटलैंड्स को काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पुनर्वनीकरण, सतत पर्यटन विकास, आर्द्र भूमि में औद्योगिक विकास, जलपान का विस्तार। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पे आर्द्र भूमि से रिलेटेड एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है औद्योगिक विकास। ऐसा नहीं होगा, औद्योगिक विकास करेंगे अगर हम उस जगह पे तो इन्वायरमेंट को वहां पे इफेक्ट करेंगे, ये उल्टा नुकसानदायक हो जाएगा, तो ये तो आपको बिल्कुल गलत है। सतत पर्यटन विकास, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा कि आपको यहाँ पे डेवलपमेंट तो करेंगे, आप टूरिज्म का डेवलपमेंट करेंगे, पर्यटन का विकास करेंगे, लेकिन इससे इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही उत्तर है। परियोजना का उद्देश्य राजस्थान की आर्द्र भूमियों में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है, जबकि इनके जैव विविधता की रक्षा करना और रामसर स्थल के संरक्षण को प्राथमिकता देना है। ये दोनों बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है, तो ध्यान रखिएगा, नई अपॉइंटमेंट इससे पूछी जा सकती है। हाल ही में वर्ष 1991 के बैच के आईएएस अधिकारी सुधांश पंत को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा नाम है चंबल काली सिंध पार्वती ईआरसीपी। ठीक है, तो आप देखेंगे चंबल काली सिंध और पार्वती ईआरसीपी जो है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे है। अब ये चंबल के बारे में बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, चंबल नदी पर नए बांधों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ताकि वहां के जो जल आपूर्ति को है वो पूरा किया जा सके। यहाँ पे यूं कहे कि वाटर सिक्योरिटी को वहां पे इंश्योर किया जा सके। तो सीधी सी बात है, आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही उत्तर है, चंबल नदी पर नए बांधों का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये चंबल जो है आपको पता है, दो तीन चीजें आपको यहाँ ध्यान रखने की है। जब हम लोग चंबल की बात करें, चंबल यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। अब चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि एक है आपकी काली सिंध, ठीक है, दूसरी है पार्वती, और एक है आपकी बनास। ठीक है, ये नदियां हैं। बनास अभी हाल में चर्चा में इसलिए थी, बनास पे एक डूंगरी बांध बन रहा है। ठीक है, डूंगरी बांध। अब ये जो डूंगरी बांध है, इस डूंगरी बांध से रणथंबोर अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है, उसका कुछ हिस्सा जो है पानी में डूब रहा है, उसकी वजह से रणथंभौर भी चर्चा में है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल है यमुना की सहायक नदी, यमुना गंगा की सहायक नदी, तो ये गंगा सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, अब तीन नदियां हैं, काली सिंध पार्वती और बनास। काली सिंध पार्वती जो है, यहाँ पे पानी की कमी है इस एरिया के अंदर, तो चंबल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम लोग काली सिंध और पार्वती के अंदर भेजेंगे। ठीक है, बनास नदी पर भी एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है डूंगरी बांध। डूंगरी बांध जो है रणथंभौर, इसके लिए चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि ये बांध जो है रणथंभौर के एरिया में है, और उसकी वजह से रणथंभौर का कुछ हिस्सा जो है पानी में डूब रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपकी यमुना नदी है, ये आपकी पार्वती नदी है, ये आपकी बनास नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बांध बनाने की बात करें, और ये इतना सा जो एरिया है वो पानी में डूब रहा है, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, ये वाला। ठीक है, तो ये रणथंभौर का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे पानी में डूब रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डैम का या फिर बांध का नाम है डूंगरी डैम। ठीक है, और ये कहाँ पे? सवाई माधोपुर से थोड़ा सा ही पास में, डूंगरी नाम के गांव के पास है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में मानसून के दौरान चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध पार्वती में उपलब्ध अतिरिक्त जल का संग्रहण करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये प्रोजेक्ट है और ये कुछ यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है जो बता दिया मैंने। यहाँ पे हमने ये देखा कि ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी यमुना है जो गंगा में जाके मिल रही है, यहाँ पे ये चंबल नदी है जो यमुना में मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, ये पार्वती है, ये काली सिंध है, और ये बनास है, ये चंबल की सहायक नदियां। ठीक है, इस जल का उपयोग पीने और सिंचाई के लिए किया जाएगा। यह योजना राज्य के वर्ष 2051 तक की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कब तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये योजना जो है प्रस्तावित की गई है? 2051। ठीक है, अगला सवाल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की स्थायी निवास की क्षमता कितनी है? 40।
रणथंभौर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर 40 बाघ आराम से रह सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है कि वहां पे जो प्रे बेस मतलब शिकार वगैरह कितना उपलब्ध है, बाकी जानवर कैसे हैं, उस तरीके के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। 40 संख्या आपके लिए यहाँ पे है कि 40 बाघ यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वर्तमान में लगभग 75 बाघ है, जो अधिक क्षेत्रफल होने के बावजूद केवल 40 वयस्क बाघों के स्थायी रूप से आश्रय देने में सक्षम है। मतलब अभी कह रहे हैं कि इसमें 75 बाघ है, लेकिन ये बनाया सिर्फ 40 के लिए गया है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्षमता की, वो इतनी ही है 40 की, लेकिन अभी 75 बाघ लगभग है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान के अध्ययन पर आधारित है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अगला सवाल, राजस्थान प्रेरणा स्कूल योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? आईआईटी के छात्रों को प्रशिक्षित करना। सीधी सी बात है, यहाँ स्कूल की बात कर रहे हैं तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करना। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, स्कूल की बात है, गलत हो गया। कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, ये भी बात गलत है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करना। गुजरात में ऐसी एक योजना पहले ही चल रही है जिसका नाम ही है मेरे हिसाब से प्रेरणा कार्यक्रम। उसी के लाइंस पे जो है राजस्थान में भी ये स्टार्ट किया गया है। राजस्थान प्रेरणा स्कूल योजना का उद्देश्य छात्रों को जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता, तकनीकी प्रगति और अन्य व्यवहारिक कौशल से सशक्त बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के चुने गए छात्रों को 1 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उसमें उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसे राज्य का महाधिवक्ता घोषित किया है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, रमेश चंद्र मिश्रा, अरुण सिंह या फिर सुमन गुप्ता। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सिंपल सा फैक्ट है। कब हुई अपॉइंटमेंट? फरवरी 2024 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, और ये पहले 2014 से 2019 तक पहले भी अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी के रूप में कार्यरत रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पे हुआ है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर। ऑप्शन बी जैसलमेर आपका सही उत्तर है। वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना का एक त्रैवार्षिक युद्धाभ्यास है, मतलब कि 3 साल में एक बार होता है। ठीक है, जो राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज के अंदर अभी इसका आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना की दिन और रात में संपूर्ण संचालन क्षमता को परखना है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में किसान साथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, किसानों के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करना, अगला है कि ग्रामीण रोजगार में सुधार, जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, किसानों के लिए एक सिंगल विंडो, एकल खिड़की, मतलब कि जो भी आपकी सुविधाएं हैं उनको कोशिश की जाएगी कि एक ही जगह से आपको वो सुविधाओं का लाभ उठाने में आप सक्षम रहें। तो बेसिकली एक आपके लिए पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल पे सारी जो सुविधाएं लिस्ट कर दी जाएगी, आप वहीं से एप्लीकेशन जो है दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, किसान साथी पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल के माध्यम से प्रदान करना है। इस पोर्टल में किसानों को पंजीकरण, सब्सिडी, बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो कृषि से रिलेटेड कुछ कुछ ऐसी योजनाएं वगैरह हैं, कोशिश की जा रही है कि एक ही जगह से किसान को सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना का कौन सा संगठन देखरेख कर रहा है? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो है राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की देखरेख करता है। ठीक है, यहां देख लीजिए, एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न कंपनी है, राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन कर रही है। ध्यान रखिएगा, ये है तो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, एक नवरत्न कंपनी है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन सौर ऊर्जा के लिए भी ये इस चीजों का संचालन कर रही है। ठीक है, यह कंपनी राजस्थान के बरसिंहसर में 300 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना पर कार्य कर रही है, जिसकी कुल लागत 1756 करोड़ है। ये अगर याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बरसिंहसर में एक 300 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने की योजना क्यों बनाई है? ऑप्शन देख लीजिए, धार्मिक विवादों का समाप्त करने के लिए, दूसरा है शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए, व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करने के लिए, और अगला है रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज जैसे मान लीजिए शादी वगैरह को रिलेटेड पर्सनल लॉज है, डिवोर्स, मेंटेनेंस के लिए पर्सनल लॉज है,
जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे हिंदू धर्म के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, वैसे जो जब हम इस्लाम की बात करें तो उनके लिए अलग जो है शरीयत वगैरह बेस्ड के अलग लॉ चलते हैं, पारसी कम्युनिटी के लिए अलग लॉ है। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग लॉ की वजह से हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। जैसे मान लीजिए जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का एक सीआरपीसी में, जो कि अब बदल गए हैं, रिफॉर्म हो गए हैं, तो सीआरपीसी में सेक्शन जो है 125 था। अब ये सेक्शन 125 भी था, अब क्या पहले इसको फॉलो किया जाएगा, या फिर अगर कोई मुस्लिम महिला है उसको अगर आपको मेंटेनेंस देना है तो उसके लिए शरीयत को फॉलो किया जाएगा। तो ऐसी चीजों के अगर जो कंफ्यूजन है वो ना हो, उसके लिए कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत कानूनों का एकीकृत करने के लिए यूसीसी या फिर समान नागरिक संहिता। अभी एक ऐसा राज्य है जिन्होंने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया है, उसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक और राज्य है जिसमें पहले से यूसीसी है, जिसका नाम है गोवा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल, उससे पहले आप देख लीजिए इसकी व्याख्या। समान नागरिक संहिता यूसीसी का उद्देश्य भारत में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करना है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, डीपीएसपी, उनके अंदर दिया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूसीसी जो है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 44। ठीक है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वे इसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य तलाक, विवाह, संपत्ति से जुड़े सभी कानूनों को सरकार लागू किया गया है। सरकारी सेवाओं में पात्रता के लिए, विवाह पंजीकरण के लिए, भूमि खरीदने के लिए या फिर कृषि योजनाओं में लाभ पाने के लिए। आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगर आपके दो या दो से ज्यादा संतान, अगर दो संतान है तब तक तो ठीक है, दो से ज्यादा संतानें हैं तो आप सरकारी सेवाओं के लिए जो है पात्रता नहीं रखेंगे। ठीक है, राजस्थान सरकार ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए दो संतानों का नियम लागू किया है। इस नियम के अनुसार जिन उम्मीदवारों की दो से अधिक संतानें हैं वे सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य माने जाते हैं। यह कानून 1 जून 2002 से प्रभावी है और इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना है। ठीक है, सिंपल सी बात। अगला सवाल है, राजस्थान को यमुना का जल उपलब्ध कराने का समझौता किन राज्यों के बीच में हुआ है? हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और पंजाब और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सीधी सी बात और भी देख लिया आप। देखिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ राजस्थान का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही अपने आप गलत हो गया। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो फिर राजस्थान का कोई रोल नहीं है। तो ये राजस्थान और हरियाणा, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में, हरियाणा और राजस्थान के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, आपको जब हम लोग एग्जाम की बात करें ना, एग्जाम में भी इसी तरीके से आप लॉजिक लगा करके कुछ कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा फायदा होता है ऐसे। हरियाणा और राजस्थान के बीच 1994 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत राजस्थान को यमुना नदी के जल का हिस्सा मिलना था। हाल ही में इस जल को राजस्थान के झुंझुनू और चूरू जैसे जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परियोजना पर सहमति बनी है। ठीक है, राजस्थान में शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? ये तो सिंपली लिख करके दे रहा है आपको कि शहरी रोजगार योजना है, गारंटी योजना है। तो पहला है ग्रामीण युवकों का, तो ये अपने आप गलत हो गया क्योंकि यहाँ शहरों की बात की जा रही है। दूसरा है शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये ऐसा हो सकता है, तो ये भी ठीक है। महिलाओं के लिए विशेष रोजगार के अवसर, अब यहाँ पे अगर महिलाओं के लिए होता तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता कि भाई ये महिलाओं के लिए है। यहाँ कहा जा रहा है शहरी रोजगार गारंटी, मतलब सबको दिया जाएगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे रोजगार की बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे शहरी रोजगार गारंटी योजना सितंबर 2022 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जो कि मनरेगा की तर्ज पर संचालित होता है। ठीक है, मनरेगा में भी सेम चीज की जाती है, लेकिन मनरेगा में ये आपके ग्रामीणों के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण जो क्षेत्र में अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है, उनके लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत सफाई, वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन जैसे कार्य दिए जाएंगे। यह योजना शहरी गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, तेजस विमान दुर्घटना किस जिले में हुई थी? जैसलमेर में हुई थी। अगर आपको पता हो तो वैसे भी चर्चा में रहता है काफी तेजस, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि तेजस क्या है। यहाँ देख लीजिए, तेजस विमान एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है। ध्यान रखने की बात यह है कि यह स्वदेशी लड़ाकू विमान है। ठीक है, और अभी पोखरण क्षेत्र में एक अभ्यास के दौरान दुर्घटना हुई है। तेजस विमान जो है भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं का एक उदाहरण है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि तेजस जो है एक स्वदेशी विमान है और इसका जो है निर्माण है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। अगला सवाल, राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर को किस रूप में मान्यता दी गई है? रामगढ़ क्रेटर, अब ये क्रेटर बना कैसे है? ये आपके जब हम लोग बात कर रहे हैं जियोलॉजी की तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, क्रेटर्स वगैरह। अब यहाँ बोला जा रहा है कि इसको किस रूप में मान्यता दी गई है? वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है भू वैज्ञानिक धरोहर स्थल,
यूनेस्को विश्व धरोहर या फिर राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया जियोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप देखिए ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, भूवैज्ञानिक धरोहर स्थल। ठीक है, अब क्रेटर होते क्या है? क्रेटर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारी धरती है, ठीक है, एक उल्का पिंड है जो आते हुए धरती के अंदर आ गया और यहाँ आके इसे टकराया। जब टकराया तो कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे एक गड्ढा सा बन गया, जैसे ये गोला था यहाँ के लगा, तो अब जब ये यहाँ से हटा दिया गया तो यहाँ पे एक ऐसी संरचना सी बन गई है। ठीक है, अब एक छोटी सी ऐसी संरचना बन गई है, तो एक झील जैसा या यूं कहें जिसमें पानी नहीं है लेकिन एक गड्ढा बन गया, उसको क्रेटर कहा जाता है। रामगढ़ क्रेटर जो बाड़मेर जिले में स्थित है को भारत का पहला भूवैज्ञानिक धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थल 165 मिलियन वर्ष पुराना है और एक उल्का पिंड के टकराने से बना है। ऐसे स्थानों को क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में बाल विवाह रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू करने पर जोर दिया? 2006 में किया गया था। काफी पुरानी न्यूज है बट ये बार बार पूछा भी जाता है, 2006। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह रोकने के लिए महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इसके तहत बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें शामिल व्यक्ति को सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, राजस्थान में कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण बढ़ावा, एक टाइगर रिजर्व की स्थापना, बाल विवाह की रोकथाम या फिर जल संरक्षण। अब यहाँ पे अगर बोल रहा है कोई कायाकल्प मतलब किसी चीज के रूप को परिवर्तित कर देना। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व का कोई लेना देना नहीं है, बाल विवाह रोकथाम का भी कोई लेना देना नहीं है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो जल संरक्षण हो सकता है या फिर स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। जब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों की, तो वहां पे ये कहा जाता है स्वच्छता काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे संक्रमण वगैरह का खतरा है, अगर आप वहां पे स्वच्छता रखते हैं तो ये माना जाता है कि संक्रमण कम किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। कायाकल्प योजना भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण पर जोर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, टाटा पावर ने राजस्थान में अगले 10 वर्षों में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है? ये पूछा जा रहा है कि टाटा पावर ने अगले 10 वर्षों में कितने करोड़ रुपए जो है निवेश करने की योजना बनाई है। ऑप्शन सी 75,000 करोड़ रुपए, ये आपको ध्यान रखना है। टाटा पावर ने राजस्थान में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना और परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए अगले 10 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। ध्यान रखिए, दो चीजों के लिए करेंगे, एक तो नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है, और दूसरा है परिवहन में आधुनिकीकरण। यहाँ पे भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह जो है उन सब चीजों के लिए इन्होंने बोला है कि 75,000 करोड़ रुपए यहाँ पे निवेश किए जाएंगे। ठीक है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु आईवीएफ तकनीक का उपयोग किया गया है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व और केवलादेव। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। यहाँ पे आईवीएफ टेक्निक का यूज किया गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज किया गया है और सक्सेसफुल भी रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए आईवीएफ तकनीक का सफल उपयोग राजस्थान में मरु राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। यह प्रयास इस गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला सवाल है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में किया गया है। यह एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए सबसे बड़े क्लीन एनर्जी सम्मेलनों में से एक है। सम्मेलन का उद्देश्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के रिलेटेड है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेट जीरो एमिशंस। ठीक है, अगला सवाल है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में किस शहर में आयोजित किया? रशिया के कजान में किया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। 16 ब्रिक्स सम्मेलन 2024 के रूस के कजान में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा अभी ब्रिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि 4 नए मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया, इन दोनों को अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहां हुआ है? पेरिस फ्रांस, बाकू अजरबैजान, जेनेवा स्विट्जरलैंड या फिर न्यूयॉर्क अमेरिका। बाकू अजरबैजान में हुआ है। इससे कुछ ज्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट देखने को नहीं मिले, इसलिए ये भी चर्चा में था, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। COP29 सम्मेलन 11-12 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ। विथ कॉप भी कहा जा रहा है इसे। विथ कॉप क्यों कहा जा रहा है? जब भी हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो दो चीजों की बात करते हैं जनरली, एक तो एमिशन की, ठीक है, दूसरा हम कहते हैं कि भाई आप कैसे फाइनेंस कैसे करेंगे, पैसा कहां से लाएंगे इस एमिशन को कम करने के लिए।
ठीक है। तो अब क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में भी बात की गई थी इसमें। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्क्रीट रिजल्ट देखने को नहीं आया, लेकिन इसको विथ कॉप के नाम से भी जाना जाता है। विथ कॉप के रूप में जाना गया क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और विकासशील देशों को टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करने के लिए वित्तीय सहायता पर केंद्रित था। ठीक है, यहाँ पे देशों ने कुछ पैसा मांगा, 3 ट्रिलियन की डिमांड की गई थी। ठीक है, और वो पूरी नहीं की गई। आगे चलते हैं। 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस, जापान, भारत या फिर अमेरिका? तो आपका ऑप्शन सी जो है वो इस बार सही उत्तर है, भारत में इसका आयोजन किया गया। 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र का आयोजन 21 से 31 जुलाई 2024 में नई दिल्ली, भारत में किया गया। यह पहली बार था जब भारत ने इस की यूं कहें कि मेजबानी की। पहली बार भारत इसका होस्ट रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित धरोहरों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी थीम थी विकास भी विरासत भी। ठीक है, विकास भी विरासत भी। अभी आपको पता होगा भारत दो चीजों पे काफी फोकस कर रहा है, एक तो सस्टेनेबिलिटी पे, दूसरा विकास पे, विकसित भारत बाय 2047। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, विकास भी विरासत भी। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? टुवर्ड्स स्टेबल एंड द सस्टेनेबल इंडियन ओशन, इनहेंसिंग रीजनल कनेक्टिविटी, प्रोमोटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, बिल्डिंग अ ब्लू इकोनॉमी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगेन मैंने आपको बोला कि सस्टेनेबिलिटी पे भी हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं, टुवर्ड्स द स्टेबल एंड द सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसकी थीम टुवर्ड्स द स्टेबल एंड द सस्टेनेबल इंडियन ओशन थी। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि पर केंद्रित था। ठीक है। अगला सवाल है, GSAT-20 किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था? PSLV, फाल्कन 9, GSLV या फिर सोयूज? ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है, फाल्कन 9 से हमने इसका प्रक्षेपण किया है। यहाँ पे देखिए GSAT-20, जिसे GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है, को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। ये स्पेस एक्स आपका वही है जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, स्पेस एक्स। यह रॉकेट दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल 2 स्टेज रॉकेट है। रीयूजेबल का मतलब है कि आपका ये जो रॉकेट है वो जाएगा, सैटेलाइट को छोड़ेगा, फिर वापस धरती पे आ जाएगा, अगली बार फिर ये तैयार किया जाएगा, फिर से जाएगा किसी और सैटेलाइट को छोड़ने के लिए। ठीक है। GSAT-20 हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ये बात कर रहे हैं GSAT की। GSAT क्यों लॉन्च किया गया है? हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अगला सवाल है, SKAO परियोजना का मुख्यालय कहां स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। SKAO योजना है वो क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है कि जहां से आप ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के जोडल बैंक ऑब्जर्वेटरी में स्थित है। यह परियोजना अत्याधुनिक रेडियो दूरबीनों के निर्माण और संचालन के लिए समर्पित है। यहाँ पे देखिए जो दूरबीन शब्द है इसका मतलब है वहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को, तो ये होती है आपकी ऑब्जर्वेटरी। एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट का उद्देश्य क्या है? ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना, अंतरिक्ष टकराव की निगरानी करना। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। जब हम लोग बात करते हैं पोलरीमेट्री की, तो यहाँ पे जनरली हम लोग एक्स रेज वगैरह इनको देखने की बात करते हैं। ठीक है, अब ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों से जो है कुछ एमिशंस होते हैं, उनको ध्यान रखते हुए ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट भेजा गया। ठीक है, एक्सपोसैट द्वारा लॉन्च किया गया एक सैटेलाइट, एक्सपोसैट जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक सैटेलाइट है जिसका उद्देश्य एक्सरे ध्रुवीकरण और ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, मैग्नेटर्स, इसका अध्ययन करना है। इसका मीडियम या फिर यह मीडियम एक्सरे बैंड में एक एक्सरे ध्रुवीकरण के लिए दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहला मिशन कौन सा है? जब हम लोग एक्सरे पॉलिमेट्री की बात करें या फिर ध्रुवीकरण की बात करें तो पहला मिशन कौन सा है? अगला सवाल है, कार्ड सेल थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस रोग के इलाज में होता है? मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग या फिर किडनी रोग? तो कैंसर आपका यहाँ पे सही उत्तर है। कार टी सेल थेरेपी में जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जो ब्लड है, खून जो है वो एक पेशेंट है, रोगी जो है, रोगी के शरीर से उसका खून निकाला जाता है पहले। जैसे मान लीजिए ये पैकेट है आपका, ठीक है, इसमें आपका ब्लड लिया गया, इस ब्लड से आपके सेल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, इनको यूं कहें मॉडिफाई किया जाता है और यहाँ पे इन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगाए जाते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब जो सीधे के सीधे कैंसर के सेल पे जाकर के लगेंगे। अब ये सेल क्या है? ये आपकी इम्यूनिटी की सेल्स है, जो जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं WBC वगैरह, तो ये वो है। अब इनके ऊपर ये रिसेप्टर लगाया जाता है। अब इस रिसेप्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे सेल्स ऐसे बना देते हैं। अब होता क्या है, कैंसर वगैरह में जब आपके शरीर में उनको फाइट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो हम लोग ये कैपेसिटी बाहर से उनको दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये बहुत सारे ऐसे सेल पैदा कर लिए गए तो इनको फिर से
आपके खून के अंदर इन्फ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये खून जो है फिर से रोगी के शरीर में दिया जाता है। तो ये आपकी कार टी सेल थेरेपी। यहाँ पे देखिए आप, पहले जो रोगी है, रोगी से आपने जो है ब्लड ले लिया, कलेक्ट किया, उसके अंदर से ये आपके टी सेल्स निकाले, टी सेल्स को अंदर आपने रीप्रोग्राम किया, उसके ऊपर जो है रिसेप्टर अटैच किए जो सीधे सीधे कैंसर के सेल्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, अब इनको आपने मल्टीप्लाई किया लैब के अंदर, बहुत सारे ऐसे बना दिए, इसको ब्लड के अंदर डाला और ब्लड जो है वापस फिर से रोगी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया। ठीक है, यही होता है कार टी सेल थेरेपी। अब ये कैंसर के लिए जनरली यूज की जाती है। कार टी सेल थेरेपी एक इम्यूनोथेरेपी है जिसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग कैंसर से लड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे जनरली आपके टी सेल्स जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यह थेरेपी ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी बीमारियों के इलाज में प्रभावी है। इसे जीवित दवा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में हाल ही में किस तकनीक से लैस क्षमताओं में प्रवेश किया है? MIRV तकनीक, हाइपरसोनिक मिसाइल, रोबोटिक मिशन और सौर ऊर्जा संचालित सैटेलाइट। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है MIRV। ठीक है, यहां देखिए आप, MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। जैसे मान लो कि आपने एक मिसाइल लॉन्च की, ठीक है, जनरली क्या होता है, एक मिसाइल जाती है वो सीधे टारगेट पे हिट करती है। ठीक है, एक मिसाइल है जो आपने भेजी है, अब ये यहाँ पे इसका टारगेट है और टारगेट पे हिट किया और मिसाइल खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल मल्टीपल री एंट्री व्हीकल। अब देखिए, यहां से आपने मिसाइल लॉन्च की, अब मिसाइल के ऊपर बहुत सारे वारहेड लगे हुए हैं। ठीक है, एक यहां गिरा, एक यहां गिरा, एक यहां गिरा, एक आगे गिरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास मल्टीपल वॉरहेड है जो अलग अलग जगह पे स्वतंत्र रूप से टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है MIRV टेक्निक। यहाँ पे देखिए, भारत ने DRDO के माध्यम से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक विकसित की है। यह तकनीक मिसाइलों को एक साथ कई वॉरहेड ले जाने और अलग अलग स्थानों पर लक्षित करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज कहा गया है, री एंट्री, मतलब कि ये जो आपका सिस्टम है ये वापस आपके पास रहेगा, यहाँ खाली जो ये मिसाइल है जो है ये आगे जाएगी। ठीक है, तियानतोंग परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करना, बिना मोबाइल टावर के कॉल करना, अंतरिक्ष में रेडियो तरंगों का अध्ययन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है, बिना मोबाइल टावर के यूं क्या है कि कॉल करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए बिना मोबाइल टावर के कैसे कॉल करेंगे, उसके लिए ये तियांगतोंग जो है परियोजना लाई गई है। ठीक है, तियांगतोंग परियोजना चीन द्वारा विकसित की गई, नाम से पता चल रहा है कि ये तियांगतोंग परियोजना चीन के द्वारा विकसित की है, जिसका उद्देश्य उपग्रह के माध्यम से बिना मोबाइल टावर के आपातकालीन परिस्थितियों में कॉल की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह प्रणाली 12 वर्षों तक कार्यात्मक रह सकती है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? यहां बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन का क्या अनुमान रखा गया है? 3.9%। ठीक है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जो है इसके तहत ये बताया गया है कि जो आपकी मुद्रा स्फीति रहेगी आने वाले कुछ साल के अंदर वो 3.9% रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 2022 में अगर बात करें तो 8.1% थी, 2023 में जो 5.7 हो गई और ये कहा जा रहा है अगले साल फिर कम होगी, 3.9% रहेगी। तो ये कहा जा रहा है वैश्विक स्थिति पे अगर देखें इन्फ्लेशन कम हो रही है। ठीक है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है आपके अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ILO के द्वारा। ठीक है, यह रिपोर्ट ILO के द्वारा जारी की जाती है। इसमें वैश्विक बेरोजगारी दर, श्रम बाजार की असमानताएं, उत्पादकता और श्रमिकों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ILO का मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला सवाल है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रहेगी? 105, भारत की रैंक 105 है इस बार, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स जो रहती है आपकी, हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा लाई जाती है? ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसके अंदर अल्प पोषण, बाल बोरापन, शिशु दुर्बलता और शिशु मृत्यु दर जैसे पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है। आपको एक नंबरिंग दी जाती है, उसके हिसाब से ये सूचकांक आपके सामने है। 2024 में भारत की जो रैंक है वो 105 है, कितने देशों में से? 127 में से। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में वर्ष 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 42, 129, 134 या फिर 116? 134, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर रहेंगे आपके? जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये कुछ ऐसे सूचकांक है जिनके आधार पर आपकी HDI जो है बनाई जाती है। 2024 में भारत की रैंक है 134। ठीक है,
शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, नेशनल ई गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट 2023 में ई सेवा वितरण में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था? तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, केरल या मध्य प्रदेश? ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 63, 67, 72 या फिर 39? ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका 63 जो है आपका सही उत्तर है यहाँ पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है और इसमें 120 देशों की जो है लिस्टिंग की जाती है यहाँ पे, और भारत 2024 में जो है 63वें स्थान पे रहा है। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2024 के तहत कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे? 110, 132, 5 या फिर 17? 132 पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किए गए हैं पद्मा के तहत। यहाँ पे देखिए 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 जो है पद्म भूषण दिए गए हैं और 110 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। जनरली ये गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं, ठीक है, घोषित किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किस संगठन को दिया गया है? निहोन हिदानक्यो। ऑप्शन ए जापानी संस्था है। जब हम बात करते हैं कि जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी जो बम गिराए थे उसमें जो लोग बच गए थे, ठीक है, तो उनका प्रतिनिधित्व करती है ये संस्था। ठीक है, तो आपके नोबेल शांति पुरस्कार 2024 जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को दिया गया है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के बम विस्फोटों के बचे हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? आलोक शुक्ला, टाटा स्टील लिमिटेड, जैन या फिर तुलसी चैतन्य? ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। इसको देख लीजिएगा। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम विराम देते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।